हेलो फ्रेंड्स, मैं कल्पना स्वागत करती हूँ आप सभी का नेरी स्टडी में। गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि संबंधित है कल्याणी के चालुक्य से। मैंने बताया था चालुक्य वंश की 3 शाखाएं हुई जो हमें पढ़ने के लिए आती है। उसमें सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था बादामी या वातापी के चालुक्य, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया वेंगी के चालुक्य, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कल्याणी के चालुक्य के बारे में। इसके बाद हम जिस वंश के बारे में पढ़ेंगे वो होगा चोल वंश। उसके बाद अगर कोई छोटे मोटे शासक रह गए होंगे तो मैं उन्हें भी कवर कराने के बाद हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट करूंगी। और हड़प्पा सभ्यता को लास्ट में रखने का रीज़न ये था कि मैं चाहती थी कि आप लोग, ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो इस पर जो आपका दृष्टिकोण है वो ज़्यादा अच्छे से फिट बैठे और कोई भी चीज़ें आपसे स्किप ना हो, तो आपसे छूटे कुछ भी नहीं। इसीलिए मैंने हड़प्पा सभ्यता को सबसे आखिर में पढ़ाने का निर्णय लिया। और अब बस चोल वंश बचा है, उसके अलावा शायद 1 या 2 छोटे छोटे शासक रह गए हैं। जो छोटे छोटे से वंश हैं उन्हें हम कवर कर लेंगे, उसके बाद हम हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो जो संबंधित है कल्याणी के चालुक्य से। आप सबसे पहले नेरी स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत इसे लाइक करें और लास्ट तक ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्यों का जो प्रारंभ है वो राष्ट्रकूट शासकों के पतन के बाद हुआ, क्योंकि लगभग यही माना जाता है कि जब एक कोई वंश होता है, जब उसकी शक्ति कम होती है या उनका पतन हो रहा होता है, तब ही कोई दूसरी शक्ति अपने प्रसार का प्रारंभ करती है। तो वही यहाँ पर हुआ कि जब राष्ट्रकूटों का पतन हो रहा था, जब उनकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी, तब कल्याणी के चालुक्यों ने अपने वंश का प्रारंभ करना शुरू किया। इसके बाद इसके संस्थापक जो बताए जाते हैं वो तैलप द्वितीय को इस वंश का संस्थापक बताया जाता है। और मैंने आपको 100 टाइम्स तो ये बात कही ही होगी कि जितने भी वंश हैं, जितने भी मैं पढ़ा रही हूँ, चाहे वो कलचुरी वंश हो, प्रतिहार वंश हो, या जो भी है, गुप्त वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया, इन सभी वंशों के संस्थापक के नाम रट लीजिए कि किस वंश की स्थापना किस शासक ने की है। अगर आप अंतिम शासक भूल भी जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहला शासक जिसने स्थापना की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1 से 2 नंबर में ये प्रश्न आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इस वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। तैलप द्वितीय ने, कन्नड़ देश इनका मूल स्थान माना जाता है जहां से ये आए थे। ऐसा कहा जाता है कि कन्नड़ देश में रहते थे, कर्नाटक का जो क्षेत्र था। हरिति को इनका पूर्वज बताया जाता है, और मानव्य गोत्र से ये संपन्न बताए जाते हैं कि मानव्य इनका गोत्र था और हरिति के ये पूर्वज थे। इसके बाद हम पहले राजाओं की सूची देख लेते हैं कि कौन कौन से वो महान शासक हुए जो कल्याणी वंश के चालुक्य शासकों के नाम से प्रचलित हुए। तो सबसे पहले हमें नाम देखने को मिला तैलप द्वितीय का, जो इस वंश का संस्थापक था। इसके बाद राजा हुआ सत्याश्रय, उसके बाद दशवर्मा। ये तैलप द्वितीय के पुत्र थे, सत्याश्रय और दशवर्मा। इसके बाद दशवर्मा के 2 पुत्र हुए, विक्रमादित्य पंचम। इनका नाम देखिए, ये लोग नाम वहीं आगे प्रथम, द्वितीय, तृतीय इसे जोड़ के अपने नाम रख लेते थे अपने पूर्वजों के नाम पे। तो विक्रमादित्य पंचम और इनका भाई जयसिंह द्वितीय। इनके बाद जो शासक बने वो बने सोमेश्वर, इनका नाम केवल सोमेश्वर है। इसके बाद सोमेश्वर द्वितीय, आप इन्हें सोमेश्वर प्रथम भी कह सकते हैं। इसके बाद सोमेश्वर द्वितीय राजा बना, और फिर उसके बाद विक्रमादित्य षष्ठम का नाम हमारे सामने आता है, विक्रमादित्य 6 का नाम हमारे सामने आता है। इसके बाद सोमेश्वर तृतीय, और सोमेश्वर तृतीय के बाद जगदेक मल्ल, इनका नाम जगदेक मल्ल द्वितीय है। इनके बाद तैलप तृतीय, ये दोनों भाई हैं, जो भी साथ में लिखे हुए हैं वो आपस में भाई हैं, और जो नीचे लिखे हैं जाहिर सी बात है वो उनका पुत्र रहा होगा या उनके वो दादाजी रहे होंगे, ऐसे इस तरह से। तो तैलप तृतीय, और जो अंतिम शासक इस वंश का हुआ वो था सोमेश्वर चतुर्थ। तो सोमेश्वर चतुर्थ इस वंश का अंतिम शासक, और संस्थापक कौन था? तैलप द्वितीय। तैलप भी इनको कहा जाता है, लेकिन आप तैलप द्वितीय पढ़ेंगे क्योंकि तैलप प्रथम भी एक शासक हुआ था। अब हम बात करेंगे तैलप द्वितीय के बारे में कि तैलप द्वितीय को इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता कहा जाता है कि पहले भी ये शासक रहे परंतु ये सामंत के पद पर कार्य करते रहे।
जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई वो तैलप द्वितीय के द्वारा प्राप्त हुई। उन्होंने स्वतंत्रता दिलाने का कार्य किया। तैलप से पूर्व इस वंश के जो राजा जिनके नाम हमारे सामने निकल कर आते हैं वो हुए कीर्तिमान तृतीय, तैलप प्रथम, विक्रमादित्य तृतीय, भीमराज अय्यन प्रथम और विक्रमादित्य 4। ये नाम हमारे सामने, इनसे पहले ये राजा हुए होंगे परंतु विख्यात नहीं हुए। जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई, जो संस्थापक कहलाए वो कहलाए तैलप द्वितीय। ये सभी राजा प्रारंभ में राष्ट्रकूटों के सामंत हुआ करते थे। मैंने बताया कि सामंत का पद एक ऐसा पद था जो आगे चलकर कहीं ना कहीं स्वयं राजा बनने की ठान लेता था। और हर वंश में आपने ये चीज़ देखी होगी कि जहाँ जहाँ सामंत थे वहाँ वहाँ वो सामंत एक दिन राजा बनकर उभरे और उन्होंने एक अलग वंश की स्थापना की, क्योंकि वो एक अंदर से चाह आ जाती है कि ना मुझे भी राजा बनना है। तो ये सामंत के पद पर कार्य करते करते धीरे धीरे, वो कहते ना कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते करते एक दिन पूरी थाली समाप्त कर देते हैं। तो वही हुआ कि एक दिन खुद ही शासक बन जाते हैं सामंत के पद पे काम करते करते। तो ये सामंत हुआ करते थे किसके? राष्ट्रकूटों के। और जैसे ही शक्ति क्षीण हुई इन्होंने अपने एक अलग वंश की नींव डाल दी। इसके बाद आगे हम देखेंगे तो एक नीलगुंड अभिलेख प्राप्त हुआ। इसे नीलगुंड अभिलेख भी कहा जाता है, जिससे पता चला कि अय्यन ने, जो अय्यन एक राजा इनके वंश का हुआ, इसने राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय की पुत्री से विवाह किया। सामंत के पद पर थे तो कृष्ण द्वितीय की पुत्री के साथ में इन्होंने विवाह किया। और अय्यन के पुत्र जो इनका भी एक पुत्र हुआ, उसने कलचुरी वंश के शासक लक्ष्मण सेन की पुत्री, कलचुरी वंश के शासक लक्ष्मण सेन की पुत्री बोन्या देवी से विवाह किया। तो अब इनका पुत्र था अय्यन का पुत्र, उसकी जो पत्नी थी उनका नाम हो गया बोन्या देवी। और तैलप द्वितीय इन बोन्या देवी का ही पुत्र था। तो बोन्या देवी का पुत्र कौन था? तैलप द्वितीय। और बोन्या देवी कलचुरी शासक लक्ष्मण सेन की पुत्री थी। तो ये तो उनके माता पिता का थोड़ा वर्णन हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि तैलप के काल में राष्ट्रकूटों की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। जब परमार सेना ने मानेखेट को लूटा, मानेखेट उनकी राजधानी हुआ करती थी, तो जब मानेखेट को लूटा उसी समय तैलप द्वितीय ने कर्क द्वितीय पर, जो कि राष्ट्रकूट वंश का शासक था, तो इसने तैलप द्वितीय पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण की स्थिति में क्या हुआ कि आक्रमण की स्थिति में शक्ति पहले से ही क्षीण थी, मानेखेट उनकी मेन राजधानी लूटी जा चुकी थी, तो वो स्वयं को संभाल नहीं सके। इस आक्रमण से तैलप द्वितीय का प्रभाव और भी ज़्यादा फैल गया कि अब जहां लोग उसे नहीं जानते थे, अब आसपास के क्षेत्र के राजाओं में ये बात फैल गई कि एक तैलप द्वितीय नाम का राजा भी है जो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, राष्ट्रकूटों को पराजित कर दिया। तो ऐसी खबर चारों तरफ फैल गई और इसका प्रभाव चारों दिशाओं में फैलता चला गया। आगे हम देखेंगे कि और इसने कौन कौन से क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। तो तैलप द्वितीय ने लाट, जिसको जो दक्षिणी गुजरात का क्षेत्र था उसको लाट कहा जाता था, तो वहाँ विजय प्राप्त की। वहाँ पर उसने वारप नाम के व्यक्ति को शासक नियुक्त किया, वारप नाम के व्यक्ति को। परंतु क्या हुआ कि अनहिलवाड़, गुजरात में जो अनहिलवाड़ों का शासन चल रहा था, तो अनहिलवाड़ के मूल राज चालुक्य ने इसे वहाँ से हटा दिया। वो भी ताकतवर रहे होंगे तो उन्होंने वारप को वहां से भगा दिया कि भाई मेरा क्षेत्र है, मैं ही शासन करूंगा। तैलप ने चेदी और चोलों पर भी विजय प्राप्त की थी। चेदी और चोल वंश का शासन दक्षिण में चल रहा था, तो इसने चेदी और चोल वंश पर भी विजय प्राप्त की थी। तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूटों की राजधानी मानेखेट पर अधिकार करके उसे अपनी राजधानी बनाया। इनके पास अपनी राजधानी शायद थी नहीं, तो उन्होंने राष्ट्रकूटों की राजधानी पे अधिकार किया और उसी को अपनी राजधानी बना दिया कि मेरी भी राजधानी अब मानेखेट ही होगी। क्योंकि आप सोचिए, जैसे आप एक राज्य का वर्णन के हिसाब से समझिए कि कोई राज्य होता है तो वहाँ की राजधानी जो होती है सबसे विकसित क्षेत्र होता है, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर विकास अच्छा हुआ हो, जहाँ पर हर चीज़ विकसित हो। तो वही यहाँ भी था कि मानेखेट एक बहुत ही प्रभावशाली स्थान था, वहाँ का जो व्यवस्था थी काफ़ी अच्छी थी, विकास हो चुका था वहाँ का। ऐसी परिस्थिति में एक विकसित क्षेत्र को विजित करके स्वयं की राजधानी बनाना ज़्यादा सरल इन्हें लगा, तो इन्होंने तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूटों की राजधानी मानेखेट पर अधिकार कर लिया और अपनी राजधानी बनाई। फिर मेरुतुंग का कहना है कि
जो वाकपति मुंज एक शासक था, इसने तैलप द्वितीय को 6 बार पराजित किया। तो कोई ना कोई तो इन पर भी भारी पड़ेगा ही, चाहे कितना भी बड़ा राजा हो। तो तैलप द्वितीय पर जो भारी पड़ा वो परमार वंश का शासक था वाकपति मुंज, ये इन पर भारी पड़ा और 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 बार हराया। तो ये इनके लिए काफ़ी शर्म की बात हुई। फिर इसके बाद क्या हुआ कि अंत में इसी संघर्ष में मुंज मारा गया। मुंज ने सोचा कि शायद मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, साथ मैंने 6 बार हरा दिया। तो ऐसे जब इसने गोदावरी नदी को पार करके ये दुश्मन के क्षेत्र में घुस गया, और जब शत्रु के क्षेत्र में आप जा रहे हैं तो आपको सतर्क तो रहना ही चाहिए। इसने अपने सेनापति मंत्रियों किसी की बात नहीं सुनी और ये शत्रु के क्षेत्र में घुसता चला गया। और उसके बाद क्या हुआ कि वही तैलप द्वितीय जिसने 6 बार पराजित हुआ था, उसी तैलप द्वितीय ने इसको मार दिया और मुंज यहाँ पर मारा गया। 24 वर्षों के संघर्ष के बाद 997 ईस्वी के आसपास तैलप द्वितीय की मृत्यु हो गई। तो आप देखेंगे लगभग इनका जो शासनकाल था वो संघर्ष से भरा हुआ था। एक नए वंश की स्थापना करना और फिर अपने साम्राज्य का विस्तार करना, ये बहुत बड़ी बात होती है और इसने वो किया और भली भांति किया। इसके बाद जो राजा बना वो बना सत्याश्रय, जो 997 ईस्वी से 1006 ईस्वी तक शासन करता है। तैलप के बाद ये उसका पुत्र था जो राजा बना, जिसका नाम था सत्याश्रय। इसका संपूर्ण शासनकाल राज प्रथम चोल शासक के आक्रमण से क्षतिग्रस्त रहा। ये राज प्रथम चोल वंश का एक महान और शक्तिशाली शासक था। तो जब सत्याश्रय का शासनकाल चल रहा था तो इसने बार बार इनके क्षेत्र में आक्रमण किए और ये इनका टाइम जो था वो इन्हीं से लड़ते हुए बीत गया। सत्याश्रय ने भी चोलों के कुछ क्षेत्र को विजित किया था दक्षिण में। 1006 ईस्वी में इसने वेंगी पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में ले लिया। वेंगी में भी चालुक्य वंश का शासन था और वो चालुक्य की ही शाखा थी, तो उन पर इन्होंने आक्रमण किया और वहां अपना अधिकार स्थापित किया। आगे जो राजा बना उसका नाम था विक्रमादित्य पंचम, जिन्होंने 1006 ईस्वी से 1005 ईस्वी तक शासन किया था। सत्याश्रय के बाद उसका भतीजा राजा बना, तो ये उनका भतीजा था, सत्याश्रय का भतीजा था जो कि राजा बना। भोज परमार ने इसे परास्त किया। और भोज कौन था? भोज मुंज का भतीजा था, वाकपति मुंज का। तो अब अपने चाचा की मृत्यु का बदला तो लेंगे ही, क्योंकि पहले बदला लेना बहुत जरूरी था। फिर बदला नहीं लेंगे तो शक्ति कैसे पता चलेगी। तो आधे से ज्यादा संघर्ष जो हुए हैं, जैसे त्रिपक्षीय संघर्ष ले लीजिए या कोई भी आप संघर्ष ले लीजिए, उनमें आधे से ज्यादा संघर्ष सिर्फ बदला लेने की वजह से हुए कि मुझे बदला लेना है अपने चाचा की मौत का, अपने पिता की मृत्यु का, इस तरह से। तो भोज ने वाकपति मुंज की मृत्यु का बदला लेने के लिए इनकी जो है, जिसने इसकी चाचा की हत्या की थी, उसका बदला लेने के लिए इसे परास्त किया था। कैथोम लेख कहता है कि इसमें विक्रमादित्य पंचम को, कैथोम लेख एक है, इसमें विक्रमादित्य पंचम को शक्तिवान और दानशील कहा गया है। कोई दानवान किए होंगे इन्होंने, इसीलिए इसे शक्तिवान बताया गया है और दानशील भी कहा गया है। इसके बाद जो राजा बना वो था जयसिंह द्वितीय। 1015 से लेकर के 1043 1043 ईस्वी तक इनका शासनकाल हमें देखने को मिलता है। 1015 से 1043 ईस्वी तक। विक्रमादित्य पंचम का ये भाई था इनका विक्रमादित्य पंचम का जयसिंह द्वितीय। जयसिंह द्वितीय ने जगदेक मल्ल ने, इनका पूरा नाम था जयसिंह द्वितीय जगदेक मल्ल। इन्होंने भोज परमार को परास्त कर उसके द्वारा गठित एक मालव संघ को नष्ट कर दिया था। ये भोज परमार ने क्या किया था कि जयसिंह द्वितीय को हराने के लिए इसने आसपास के जो क्षेत्र के राजा थे, कलचुरी वंश के शासक थे, उनके साथ में एक संधि करी कि हम लोग मिलके इसको हराएंगे। पर क्या हुआ कि जयसिंह द्वितीय ने भोज परमार को तो परास्त किया ही किया, साथ में जो उनका मालव संघ था, जो उन्होंने बनाया था मालव क्षेत्र में बैठ के, उसको भी नष्ट कर दिया। इसने चोल शासक राजेंद्र प्रथम के शासनाधीन क्षेत्रों को भी जीता। और राजेंद्र प्रथम, इनके बारे में तो आपको पता ही होगा कि चोल वंश के एक ऐसे महान शासक, इनकी अपनी नेवी थी, मतलब नेवी आप सोच सकते हैं कि इनकी अपनी नेवी की सेना थी पूरी। और राजेंद्र प्रथम बहुत सारे द्वीपों पर अधिकार करने वाला एक महान शासक।
तो इनके भी क्षेत्रों को जीत लिया। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसे शासक को जीतना कितना कठिन रहा होगा। इसके बाद जो राजा बना वो बना सोमेश्वर प्रथम। आप कंफ्यूज नहीं होंगे प्लीज, सोमेश्वर प्रथम ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रथम द्वितीय तृतीय इनमें कंफ्यूजन बहुत होता है, तो आप ध्यान से पढ़ेंगे। सोमेश्वर प्रथम जिसने 1043 ईस्वी से 1068 ईस्वी तक शासन किया था। ये जयसिंह द्वितीय का पुत्र था जो 1043 ईस्वी में राजा बना था। अगर हम इनकी उपाधियों की बात करें तो उपाधियां भी इन्होंने धारण करी थी, आहव मल्ल और त्रिलोक्य मल्ल। आहव मल्ल और त्रिलोक्य मल्ल ये इनकी उपाधियां थी। ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली शासक था। सोमेश्वर प्रथम ने मालवा पर अधिकार किया, मतलब आक्रमण किया, और मांडू तथा धार को जीता। ये क्षेत्र थे, तो कह रहे हैं कि इन्होंने मांडू को जीता, धार को जीता और मालवा पर आक्रमण किया। इसके साथ साथ आगे हम देखेंगे तो परमार वंश के राजा को इसने उज्जैन में पराजित किया। जब परमार वंश के राजा को इसके आक्रमण की बात पता चली तो वो उज्जैन की तरफ भाग गया, परंतु इसने क्या किया कि उसने उज्जैन में जाकर के उसे हराया और उसके साथ साथ उसने उज्जैन पर अधिकार भी कर लिया। परमार वंश के राजा भोज की जब मृत्यु हुई उसके बाद उसके साम्राज्य पर आक्रामक परिस्थितियां बन गई थी। तो ऐसे में क्या हुआ कि जब वहाँ का जो शासक बना, वहाँ का शासक राजा जयसिंह बना, जब वहाँ का राजा जयसिंह बना तो उसने सोमेश्वर प्रथम से मदद मांगी। और ये सोमेश्वर प्रथम वही था जो राजा जयसिंह के पिता को हरा चुका था, परंतु इसने फिर भी मदद मांगी कि मेरी मदद करो, आसपास के क्षेत्र वाले मेरा जो साम्राज्य है उस पर अधिकार करना चाहते हैं। तो सोमेश्वर प्रथम ने इसकी मदद करने का कारण ये था कि सोमेश्वर प्रथम को भी खतरा था, जो शक्तियां इसके आसपास मंडरा रही थीं। तो इसने कहा यही असली मौका है, दोनों आपस में मिलकर के इन शक्तियों को दबा देते हैं और मेरा भी क्षेत्र जैसे शांति बनी रहेगी और इसका क्षेत्र तो बच ही जाएगा। तो इसी वजह से सोमेश्वर प्रथम ने तुरंत जयसिंह की सहायता की और इसने गुजराती और कलचुरी वंश के जो शासक थे जो लड़ रहे थे कि मुझे क्षेत्र चाहिए, मुझे क्षेत्र चाहिए, तो उनकी सेनाओं को परमार साम्राज्य से बाहर निकालकर भगा दिया और जयसिंह को राजा बना दिया। परमार वंश का राजा था, परंतु उसकी सत्ता डगमगा रही थी, चारों तरफ से विद्रोह हो रहा था। तो इस विद्रोह को सोमेश्वर प्रथम ने दबा दिया और जयसिंह को उसकी सत्ता वापस दिलाई। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आगे हमें पता चलता है कि विक्रमांक देव चरितम का लेखक बिल्हड़ कहता है कि चोलों को बहुत क्षति हुई थी। इसके जो आक्रमण थे इसने चोलों तक को क्षति पहुंचाई थी। 1052 के आक्रमण व युद्ध में चोल राजाधिराज प्रथम के प्राण चले गए थे। इसी युद्ध में 1052 का ये जो युद्ध था सोमेश्वर प्रथम के साथ, उसमें राजाधिराज नाम का ये राजा था चोल वंश का, इसके प्राण चले गए। और सोमेश्वर प्रथम ने क्या किया, जो चोल का प्रमुख केंद्र था कांची इनका एक बहुत प्रमुख क्षेत्र था, इस पर आक्रमण किया, यहाँ तक ये पहुंच गया था। तो सोमेश्वर प्रथम के बाद उसके पुत्र विक्रमादित्य ने, इसका पुत्र विक्रमादित्य षष्ठ 6 था, 6 आप पढ़िए, मैं षष्टम इतना बाहर में आप बोलने में रहता है। तो सोमेश्वर प्रथम का पुत्र विक्रमादित्य 6 था। इसने मिथिला, मगध, अंग, बंग और गौड़, मिथिला जो कि बिहार का क्षेत्र था, मगध और अंग, बंग अर्थात बंगाल और गौड़ पूर्वी बंगाल, तो इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, आक्रमण किया, वहां अधिकार कर लिया। तो सोमेश्वर प्रथम ने ही कल्याण जो कि निजाम की रियासत में वर्तमान में कल्याणी नाम से जाना जाता है, इसको अपनी राजधानी बनाया था। तो कल्याणी को राजधानी बनाने का श्रेय किसे जाता है, सोमेश्वर प्रथम को जाता है। और ये वही शासक है जिसने चोल राजाधिराज प्रथम को हराया था और उनके प्राण चले गए थे, कांची पर जाकर के आक्रमण किया था। उसके साथ साथ इसका पुत्र भी हमें याद रखना है, क्योंकि इसके पुत्र ने यहीं से शासन में भाग लेना प्रारंभ कर दिया था। आगे हम बात करेंगे तो 1068 ईस्वी की बात है। 1068 ईस्वी में सोमेश्वर प्रथम किसी ज्वर से भयंकर पीड़ित हो गया। कहते हैं कि कोई मारक ज्वर आया था जिससे ये बुरी तरह से पीड़ित हो गया। तो ये अपनी बीमारी से इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि इसने अंत में तुंगभद्रा नदी में जाकर के मंत्र पढ़ते हुए अपने प्राण वहीं त्याग दिए।
कुछ शासक ये भी कहते हैं कि ये किसी युद्ध में पराजित हो गया था, जिसके बाद इसने ऐसा किया कि अपनी आत्महत्या कर ली, प्राण त्याग दिए। परंतु कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसके पीछे कारण था कि वो अपनी बीमारी से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था, जिसके बाद उसने तुंगभद्रा नदी में मंत्र पढ़ते हुए अपने प्राण त्याग दिए। अब इनके बाद जो राजा बना वो बना सोमेश्वर द्वितीय। 1068 ईस्वी से 1076 ईस्वी तक काफ़ी छोटा शासनकाल रहा, लेकिन इन्होंने भी शासन किया था। 1068 ईस्वी में ये राजा बना। भुवनैक मल्ल इनका अन्य नाम था, भुवनैक मल्ल, इस नाम से भी इन्हें जाना जाता था। और इसका छोटा भाई कौन था? इसका छोटा भाई था विक्रमादित्य। राजा हालांकि विक्रमादित्य को बनना चाहिए था, विक्रमादित्य 6 को, परंतु राजा बना सोमेश्वर द्वितीय। तो जब ये राजा बना उस समय विक्रमादित्य 6 वेंगी और चोल के शासकों के साथ युद्ध में व्यस्त था। वो वहाँ युद्ध करते रह गए और यहाँ इनके भाई शासक बन गए। थोड़े समय बाद जब वो वापस आया तो उसने ठीक है, उसने स्वीकार कर लिया कि तुम ही राजा हो, ठीक है, मैं तुम्हारे अंडर में रह के शासन कर लूँगा। परंतु क्या हुआ, थोड़े समय के बाद इन दोनों में आपसी मतभेद हो गया, क्योंकि सोमेश्वर द्वितीय का व्यवहार थोड़ा बुरा था। थोड़े समय के बाद आपसी मतभेद के कारण सोमेश्वर द्वितीय को सिंहासन छोड़ना पड़ा। इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है, मैं बताऊंगी। तो इसने एकमात्र विजय मालवा के जयसिंह के विरुद्ध की थी, और ये मालवा का जयसिंह विक्रमादित्य 6 का मित्र था। तो उसके परम मित्र को हराया किसने? इसी के भाई सोमेश्वर द्वितीय ने। अब इसके बाद जो राजा बना वो बना विक्रमादित्य 6। भाई जो अच्छा शासक है वो तो राजा बनेगा ही बनेगा। तो विक्रमादित्य 6 के शासनकाल की बात आती है 1076 ईस्वी से 1126 ईस्वी तक, लंबा शासनकाल है। विक्रमांगदेव चरितम जो कि इन्हीं के ऊपर आधारित थी, विक्रमादित्य 6 के ऊपर लिखी गई, ये उनकी मतलब कह सकते हैं कि इनकी प्रशस्ति टाइप कुछ कह सकते हैं कि इनके गुणगान गाने के लिए ये पुस्तक लिखी गई थी विल्हड़ के द्वारा, जो इसी का दरबारी था। तो विल्हड़ द्वारा रचित ये पुस्तक, इससे पता चला कि किस प्रकार विक्रमादित्य 6 राजा बना, कि वो विक्रमादित्य 6 किस प्रकार से राजा बना, कौन कौन सी परिस्थितियां चल रही थी जिसके बाद उसे राजा बनना पड़ा। तो इसने बताया कि सोमेश्वर द्वितीय जो था वो अत्यंत अत्याचारी टाइप का राजा था, बहुत ही बुरा तरह। तो उससे क्या हुआ कि प्रजा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। जब प्रजा परेशान हो गई तो अब प्रजा असंतुष्ट है, इसका मतलब है कि राजा का समय निकट आ गया, अब राजा को हटना ही पड़ेगा। विक्रमादित्य भी इसे छोड़कर तुंगभद्रा की ओर चला गया। विक्रमादित्य भी इससे प्रसन्न नहीं था, तो वो भी इसे छोड़कर चला गया। इसके बाद क्या हुआ, जब विक्रमादित्य चला गया तो विक्रमादित्य ने चोल शासक वीर नरेंद्र के साथ में युद्ध किया। अब ये तो चले गए और ये जब पहुंचा विक्रमादित्य 6 तो इसने वीर नरेंद्र के साथ में युद्ध किया। वीर राजेंद्र ने अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव रखा। जब वीर राजेंद्र ने ऐसी परिस्थितियां पाई कि वीर राजेंद्र को ऐसा लगा कि अब शायद जीतना मुश्किल है, तो वीर राजेंद्र ने कहा कि आप मेरी पुत्री के साथ विवाह कर लो, एक संधि कर लेते हैं। तो इस विक्रमादित्य 6 ने कहा ठीक है, तो इसने वीर राजेंद्र की पुत्री के साथ विवाह कर लिया। विवाह के कुछ थोड़े समय के बाद ही वीर राजेंद्र की मृत्यु हो गई, और जैसे ही इनकी मृत्यु हुई फिर वही परिस्थिति कि आसपास की शक्तियां फिर से उभरने लगी कि अब इनका क्षेत्र मैं विजित करूंगी, या मैं, जो भी शक्तियां थी वो अपना अपना क्षेत्र अपना कह रही थी कि इधर का क्षेत्र मुझे चाहिए या इधर का, तो वो आक्रमण की परिस्थितियां बनने लगी। तो क्या हुआ, जिसके बाद चोल वंश के जो शत्रु थे बहुत ही ज्यादा आक्रामक हो गए। विक्रमादित्य उन्हें दबाने के लिए कांची जा पहुंचा, क्योंकि कांची राष्ट्रकूटों का प्रमुख केंद्र था। तो विक्रमादित्य उसे दबाने के लिए कांची जा पहुंचा, परंतु विक्रमादित्य को परास्त करने के लिए वेंगी के शासक कुलोत्तुंग प्रथम ने उसके भाई सोमेश्वर द्वितीय के साथ संधि कर ली कि यही तो कलचुरी शासक ही तो थे, ये वेंगी के शासक, कलचुरी शासक, गुजरात के शासक, यही तो आसपास के क्षेत्र थे जो राष्ट्रकूट वंश के उस चोल वंश के शासन पर, वहाँ के साम्राज्य पर अधिकार करना चाहते थे। तो इन्हीं ने एक कह सकते हैं कि उन्हीं के भाई को, विक्रमादित्य 6 के भाई को अपने साथ मिलाया कुलोत्तुंग प्रथम ने, और किसे हराने के लिए? विक्रमादित्य 6 को हराने के लिए। परंतु क्या हुआ, जब विक्रमादित्य को ये बात पता चली कि मेरा भाई ही मेरे खिलाफ है और मुझे हराने के लिए उसने संधि की है वेंगी के चालुक्य शासक कुलोत्तुंग प्रथम के साथ में, तो उसने क्या किया, विक्रमादित्य 6 ने इन दोनों को हरा दिया
और दोनों को हरा तो दिया ही, उसके साथ साथ इसने सोमेश्वर द्वितीय को बंदी भी बना लिया कि भाई तुम ज़्यादा हो गया है, तुम्हारा जितना अत्याचार फैलाना था हो गया, अब तुम जेल में बैठो। तो इसने सोमेश्वर द्वितीय को बंदी बना लिया और उसके बाद ये स्वयं शासक बना। जनता भी खुश, राजा भी खुश और जो अत्याचारी था वो जेल में खुश। इसके बाद इसी उपलक्ष्य में इसने चालुक्य विक्रम संवत प्रारंभ किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आपसे पूछी जाए, चालुक्य विक्रम संवत किसने प्रारंभ किया, तो विक्रमादित्य 6 ने प्रारंभ किया। क्यों प्रारंभ किया, तो पूरी स्टोरी अब आपके सामने है कि क्यों प्रारंभ किया। जब ये शासक बना तब इसने प्रारंभ किया। फिर इसने शांति कार्यों में भी अपनी योग्यता का परिचय दिया। इसका शासनकाल फिर इसके बाद थोड़ा शांत हो गया, फिर युद्ध वगैरह सब विद्रोह एकदम दब गए थे, तो समय था तो इसने साहित्य और कला विद्या इन सब पर भी ध्यान दिया। तो योग्यता का परिचय देते हुए इन्होंने कला और विद्या को प्रोत्साहन दिया। तो इनके शासन काल में ही इनके राज दरबार में बिल्हड़ नाम का लेखक, जो कि कश्मीरी साहित्यकार था, ये इनके राज दरबार में रहता था और इन्होंने जो रचना की थी वो रचना की थी विक्रमांक देव चरितम, जिसमें इन्होंने भर भर के राजा का गुणगान किया है कि इतना अच्छा राजा था, इसे हराया उसे हराया। तो इस तरीके के गुणगान करने के लिए ये लोग अच्छी अच्छी कृतियाँ लिखते थे। इसके साथ साथ विज्ञानेश्वर नाम का एक प्रमुख लेखक, विज्ञानेश्वर, बहुत बार आपने इनकी पुस्तक का नाम सुना होगा। मिताक्षरा का लेखक कौन है, तो वो है विज्ञानेश्वर। और किनके राज दरबारी थे, ये थे राज दरबारी विक्रमादित्य 6 के, जो कि कल्याणी के चालुक्य वंश का राजा था। तो ऐसे ही आपको याद रखना है, कहीं से भी पूछें आप गलत नहीं करेंगे। इसके साथ साथ में विक्रमपुर नगर बसाया, किसने, विक्रमादित्य 6 ने। इसके बाद जो राजा बना वो आता है सोमेश्वर तृतीय। 1123 से लेकर 1138 ईस्वी तक शासनकाल चला सोमेश्वर तृतीय का। विक्रमादित्य का ये पुत्र था जो राजा बना। इसने मानसोल्लास की स्वयं रचना की थी। मानसोल्लास की रचना सोमेश्वर तृतीय ने की थी। तो इससे पता चलता है कि साहित्य में इसकी रुचि थी और स्वयं लिख सकता था। अच्छा, इसका उपनाम था भूलोक मल्ल। भूलोक मतलब पृथ्वी लोक का राजा, मल्ल, भूलोक मल्ल। साहित्य को इसने प्रोत्साहन दिया। इसके बाद जगदेक मल्ल द्वितीय, जो कि इसका पुत्र था, जगदेक मल्ल द्वितीय, ये राजा बना। ये भी समर्थ शासक था। लगभग 1038 से लेकर के 1051 ईस्वी तक, 1138 ईस्वी से लेकर के 1151 ईस्वी तक इसने शासनकाल इसका रहा। ये जो जगदेक मल्ल द्वितीय था, इसने होयसेल, परमार, मालवा और कलचुरी इन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी। शासकों को हराया और वहां विजय प्राप्त की। इसके बाद इसका भाई तैलप तृतीय शासनकाल में आया। तैलप तृतीय इसके बाद राजा बना और इसने भी शासन किया। लेकिन कहते हैं कि तैलप तृतीय के शासनकाल में शक्ति बहुत ही ज़्यादा क्षीण हो गई और इसके बाद ये जो चालुक्य वंश था 24 वर्षों के लिए चालुक्य वंश में क्या हुआ, कहाँ कौन से शासक हुए, किसी को कुछ भी नहीं पता। परंतु फिर उसके बाद 1182 ईस्वी में नुरमुडी तैल के पुत्र सोमेश्वर चतुर्थ, नुरमुडी नाम के व्यक्ति थे, इनका पुत्र था सोमेश्वर चतुर्थ। इसने अपने पूर्वजों का कुछ क्षेत्र प्राप्त कर लिया था और वहाँ इसने फिर से अपने चालुक्य वंश का कह सकते हैं की स्थापना की, वहाँ शासन करना प्रारंभ किया। तो इसने धारवाड़ जिले के अन्नीगेरी नाम की जगह को अपनी राजधानी बनाया और कुछ समय तक शासनकाल, मतलब इनका शासन चलता रहा, कुछ समय तक शासन किया। फिर इसके बाद ये सोमेश्वर चतुर्थ का क्या हुआ, इतिहासकारों ने इसके बारे में कुछ भी वर्णन नहीं किया है। तो इसकी उपाधि की अगर हम बात करें, इसकी उपाधि थी कलचूर्य कुल निर्मूलता। कलचूर्य कुल निर्मूलता अर्थात कलचूरियों का जो कुल था उसको उखाड़ फेंकने वाला, उसको नष्ट करने वाला, कलचूर्य कुल निर्मूलता। इसके बाद साम्राज्य का अंत हो गया और चातुर्दिक विद्रोह व्याप्त हो गया। हर तरफ से विद्रोह, हर दिशा से विद्रोह होने लगा क्योंकि कोई शक्तिशाली राजा नहीं बचा था और जहाँ शक्ति क्षीण होती है उसके बाद नए वंश की स्थापना होती है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, जहाँ जहाँ भी कोई नए वंश की स्थापना हुई है तो वो किसी एक वंश की शक्ति क्षीण हुई, उसके बाद ही कोई नया वंश हमारे सामने आया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने कल्याणी के चालुक्य वंश के बारे में पढ़ा।
वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो को प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, ताकि मतलब मेरी भी थोड़ी हेल्प हो सके। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखा करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। थैंक यू सो मच।